हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लास हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमने सारी क्लासें ले ली हैं। आज हम लास्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान के संदर्भ में विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का विकास किस तरह से हुआ है, हम इस चैप्टर में जानेंगे। और आज इस चैप्टर को समाप्त होने के बाद जो हमारी जो क्लासेज हैं पूरी समाप्त हो जाएंगी। आपका जो सिलेबस है आर एस प्री का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो अन्य क्लासेज आपने नहीं देखी उन क्लासेस को जरूर देखिए। इस कोर्स को देखिए इस तरह से लिया गया है कि एक छोटे छोटे रूप में 15-15, 20-20 मिनट की क्लास के रूप में आपको एक कोर्स कंप्लीट कराया गया है। और ये क्लास जो कोर्स कंप्लीट ठीक वैसे ही कराया गया है कि भाई आपके माइंड पे कोई बर्डन ना आए। क्लास बाय क्लास आपकी थ्योरी पढ़ाई गई है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए और पता चल जाए कि भाई किस तरह से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो चलिए हम आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, यानी राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास किस तरह से हुआ, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है। साइंस और टेक्नोलॉजी का किसी भी राज्य के लिए, किसी भी मानव जाति के लिए, या किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए क्या महत्व होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किसी भी राज्य, समाज, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास का आधार होती है। तो यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, किसी भी राज्य के लिए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का क्या होती है, आधार होती है। राजस्थान जो एक एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, मरुस्थलीय परिस्थिति, सीमित जल संसाधन और विविध जैव विविधता वाला राज्य है। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है। यहाँ पर मरुस्थलीय परिस्थितियाँ हैं और सीमित जल संसाधन है। यानी जल संसाधन क्या है, कम है यहाँ पर, इतना नहीं है, अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पे कम है। और जैव विविधता खूब सारी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी ने जल संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन, कृषि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं प्रशासन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। तो देखिए, राजस्थान जो है वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सहायता से यहाँ पर जल संरक्षण विधियों का विकास किया गया है, ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाया गया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तो राजस्थान अग्रणी है। और कृषि का विकास किया गया है, शिक्षा का विकास किया गया है, स्वास्थ्य सेवा और प्रशासन में जो क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, वो किसने निभाई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर भूमिका निभाई है। अब हम ये जानेंगे किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है राजस्थान के विकास में। चलिए, अब हम बात करते हैं राजस्थान सरकार की क्या क्या पहले हैं और योजनाएं हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग राज्य सरकारी योजनाओं में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है ई गवर्नेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। सबसे पहली योजना इसमें चलाई गई है वह है ई मित्र योजना। और ई मित्र योजना कब चलाई गई थी, 2004 में शुरू की गई थी। तो देखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ई मित्र योजना कब चलाई गई। 2004 में राजस्थान में ई मित्र योजना चलाई गई। इसमें 500 से अधिक सरकारी सेवाओं जैसे प्रमाण पत्र, बिल भुगतान, आवेदन आदि एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हैं। तो 500 से ज़्यादा अधिक सरकारी सेवाओं को ई मित्र पर जोड़ दिया गया है। और डिजिटल इंडिया के तहत यह एक मॉडल योजना बनी है। कैसी योजना बनी है, ये मॉडल योजना बनी है ई मित्र योजना, डिजिटल इंडिया योजना के तहत। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान संपर्क पोर्टल। ई मित्र योजना के बाद बात करते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल। इसमें नागरिकों की शिकायतों का समाधान ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ किया जाता है। यानी नागरिकों को, राजस्थान के नागरिकों को शिकायत है तो उसका ऑनलाइन समाधान करने के लिए जो पोर्टल चलाया गया है वह है राजस्थान संपर्क पोर्टल। इसमें आरटीआई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम को जोड़ा गया है। तो इस पोर्टल पर हम आरटीआई से संबंधित, लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित शिकायतों का क्या करते हैं, निवारण करते हैं। राजनिधि, शाला दर्पण, जन सुनवाई, पे सॉफ्ट ऐप आधारित सेवा प्रदाय, यानी अलग अलग ऐप पर जो सेवाएं दी जाती हैं सरकार की, उन ऐप के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। और सुशासन में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यानी कि आप देखते होंगे कि भाई कोई भी शिकायत है, कोई भी कार्य है, कोई भी कागज़ है, कोई भी प्रमाण पत्र है, वो सब डिजिटल तकनीक से बनाया जा रहा है। तो वहाँ पर एक फ़ायदा ये होता है कि जनता को कम समय में सुविधाओं का लाभ मिलता है। दूसरा, भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता नहीं है, और भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता है तो आम जनता को सुविधा का क्या है, लाभ पहुँचता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कृषि एवं पशुपालन में विज्ञान का क्या योगदान है।
कृषि में विज्ञान का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है। तो देखिए ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिस्टम के माध्यम से जो सिंचाई की जाती है उसमें विज्ञान का प्रयोग किया गया है। तो वैज्ञानिक तकनीक ने ही बताया है हमें कि भाई अगर हम बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग करें तो पौधों को उतनी उचित मात्रा में हम पानी दे सकते हैं, और वैसे भी राजस्थान में पानी की कमी है तो यहाँ की जलवायु परिस्थितियों में ड्रिप एवं स्प्रिंकल जो सिंचाई सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा सक्सेस है। इससे जल की बचत होती है और उपज में वृद्धि होती है, और प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि है कृषि के लिए। तो कृषि के लिए अगर कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी तकनीक कौन सी है, तो ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिस्टम जो सिंचाई सिस्टम है वो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र केवीके। देखिए राजस्थान में प्रत्येक जिले में केवीके स्थापित है, और कई-कई जिलों में तो एक से अधिक केवीके स्थापित है, कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित है। यह कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को आधुनिक तकनीक सिखाते हैं, मिट्टी का परीक्षण करते हैं, फसल की विविधता और जैविक खेती इत्यादि पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो यानी कह सकते हो आपके कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं प्रत्येक जिले में, जो किसानों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराते हैं, मिट्टी का परीक्षण करते हैं और फसलों की विविधता के बारे में समझाते हैं और जैविक खेती के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में समझाते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा खोले गए हैं। ICAR-SKNA यूनिवर्सिटी जौबनेर, स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जौबनेर और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर में वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और राजस्थान जैविक मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। तो राजस्थान में ICAR है, जौबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो कृषि के विकास के लिए लगातार क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करें पशुपालन में विज्ञान का क्या योगदान है। तो देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान में विज्ञान के माध्यम से किया गया है। तो कृत्रिम गर्भाधान में विज्ञान सहयोग करती है, नस्ल सुधार में विज्ञान सहयोग करती है, और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए अलग अलग नस्लों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। तो चाहे वो भेड़ की नस्ल हो, चाहे वो गाय की नस्ल हो, चाहे वो भैंस की नस्ल हो, तो ये सब किसके संबंधित संभव हुआ है, विज्ञान के माध्यम से ही संभव हुआ है। तो विज्ञान जो है वो कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि में क्या करती है, सहयोग करती है। मोबाइल पशु चिकित्सालय सेवाएं शुरू की गई हैं टेक्नोलॉजी की सहायता से, तकनीक का उपयोग करके, जिसके द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट्स से सेवा दी जाती है। देखिए आप देखते हैं कि भाई जैसे कोई रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो 108 पर कॉल करते हैं तो ये वो तुरंत एक वैन पहुंच जाती है उस मरीज को लेने के लिए। ठीक वैसे ही पशुओं की चिकित्सा के लिए मोबाइल वैन सेवा उपयोग की गई है, जिसका जो कॉल नंबर होता है वो कितना होता है, 104 होता है। तो उसके द्वारा पशुओं को मोबाइल टेली मेडिसिन की सुविधा या पशु चिकित्सालय जो है वो संचालित किए गए हैं, जिससे कि पशु को जो है घर पर दूरस्थ इलाकों में भी क्या है, इलाज संभव हो सके। डेयरी तकनीक में डेयरी में मशीन मिल्किंग, टेस्टिंग और कूलिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है कि भाई दूध को लंबे समय तक कैसे ठंडा रखा जाए, दूध को लंबे समय तक खराब होने से कैसे बचाया जाए। तो ये सब किसमें, डेयरी टेक्नोलॉजी में तकनीकों का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जल संरक्षण व जल प्रबंधन तकनीक के बारे में। तो देखिए राजस्थान में जल संकट की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSA चलाया जा रहा है, जिसमें जल ग्रहण क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा का जो जल है उसको संचय करने पर जोर दिया जा रहा है, और जल पुनर्भरण संरचनाओं को बनाया जा रहा है। जैसे कुएं खोदे जा रहे हैं जिसके माध्यम से जो वर्षा का जल है उन कुएं में जाएगा, तो जो उस इलाके का जो जल स्तर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जल ग्रहण क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान दिया जा रहा है, और जल पुनर्भरण संरचनाओं के विकास पर क्या दिया जा रहा है, राजस्थान में ध्यान दिया जा रहा है। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत, MJSA के तहत इन बातों पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसरो व NIC का सहयोग। देखिए उपग्रह चित्रों के द्वारा जल स्रोतों की पहचान की जाती है। तो इसरो जो हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो NIC है, वो उपग्रह चित्रों के माध्यम से यह बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर जल स्रोत अधिक हैं
और कहाँ पर जल संरक्षण की आवश्यकता है, कहाँ पर जल की कमी है, तो वो सब उपग्रह आधारित जीआईएस टेक्नोलॉजी का उपयोग ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन सभी सूचनाओं को दिया जाता है। तो ये सब किससे संबंधित हुई हैं, संभव हुई हैं प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो प्रौद्योगिकी जो है वो जल संरक्षण में भी क्या दे रही है, सहायता दे रही है। एरिड क्षेत्र यानी कि जहाँ पर शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर जल संरक्षण तकनीकें बनाई गई हैं, जैसे काजरी द्वारा विकसित टैंक्स, प्लास्टिक मल्चिंग और कचरा बांध बनाया गया है। तो काजरी द्वारा जो अलग-अलग टैंक्स बनाए गए हैं, पानी के टैंक्स बनाए गए हैं जल संरक्षण के लिए, प्लास्टिक मल्चिंग की गई है और कचरा बांध को बनाया गया है। तो वहाँ पर विज्ञान की सहायता से ये प्रयोग किया जा रहा है कि भाई कैसे भी जल संरक्षण के माध्यम से हम पौधों का, कृषि का क्या कर सकें, विकास कर सकें, उस क्षेत्र में जल की कमी को पूरा कर सकें। तो ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही क्या हो रहा है, संभव हो रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान की उपलब्धियां क्या हैं। यानी अक्षय ऊर्जा में, ऐसी ऊर्जा जिसमें वो लगातार जो है चलती रहती है और कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है, उस पर राजस्थान में कितनी संभावना है। तो देखिए राजस्थान जो है वो अक्षय ऊर्जा संसाधनों में अपार संभावना वाला राज्य है। यहाँ पर सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के बारे में। तो भारत का अग्रणी राज्य है, यानी कि सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। फतेहगढ़ जैसलमेर एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। लगभग यहाँ से 1500 मेगावाट जो है वो ऊर्जा का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा नहीं, सबसे बड़ा सोलर पार्क है फतेहगढ़ जैसलमेर। भड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व स्तरीय पार्क है और नेट मीटरिंग और रूफटॉप सोलर सिस्टम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो छतों पर सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि सौर ऊर्जा को क्या किया जाए, उत्पन्न किया जाए। अगर सौर ऊर्जा का हम उपयोग करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जो हमारी परंपरागत जो पद्धतियाँ हैं उन पर हम कम निर्भर होंगे और भारत की बहुत सारी जो बचत है, पैसे की बचत है, अर्थव्यवस्था में हम योगदान देंगे और ऊर्जा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। तो राजस्थान में पवन ऊर्जा की अपार संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर आदि जिलों में पवन ऊर्जा संयंत्र को लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए तेज हवाएं चलती हैं, तो उन तेज हवाओं का उपयोग हम किस में कर रहे हैं, पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन में कर रहे हैं। बायोगैस एवं बायो ऊर्जा के संभावनाओं में गौठानों में बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं, यानी जहाँ पर गौशालाएं हैं वहाँ पर बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं। खेतों से निकलने वाले अपशिष्ट से बायोफ्यूल उत्पादन की पहल की गई है। तो राजस्थान में देखो बायोडीजल प्लांट भी लगाए गए हैं। जो जेट्रोपा पौधा है, होहोबा जोजोबा पौधा है, तो उससे बायोडीजल को क्या किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है। तो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बायोडीजल प्लांट जो हैं, फसल जिन्हें हम बोलते हैं, वो उगाई जाती हैं यहाँ पर और उन फसलों के उत्पाद के रूप में बायोडीजल को बनाया जाता है। तो वो ठीक डीजल की तरह क्या करता है, काम करता है, पेट्रोलियम पदार्थ की तरह काम करता है। तो उससे भी हम पेट्रोलियम पदार्थ की निर्भरता हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य एवं जैव प्रौद्योगिकी में विज्ञान का क्या सहयोग है राजस्थान में। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में ई संजीवनी पोर्टल मतलब टेली मेडिसिन सेवा के लिए, यानी कि घर पर ही चिकित्सा सुविधा के लिए और दवाओं को पहुंचाने के लिए ई संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है, ई संजीवनी पोर्टल। ई उपचार, सरकारी अस्पतालों में डिजिटल रिकॉर्ड रखा गया है और आयुष्मान भारत योजना का डिजिटल क्रियान्वयन किया जा रहा है कि भाई कौन कौन सा मरीज आ रहा है, किस योजना के तहत किस बीमारी का उनको इलाज कराया जा रहा है। तो ये सब आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका डिजिटल क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी में बायोटेक्नोलॉजी में क्या योगदान है। तो NIIRNCD जयपुर द्वारा ICMR केंद्र बनाया गया है। गैर संचारी रोगों पर अनुसंधान किया जा रहा है और रीको द्वारा बायोटेक पार्क प्रस्तावित है। तो रीको द्वारा बायोटेक पार्क बनाए जा रहे हैं राजस्थान में और बायोटेक्नोलॉजी में ICMR का केंद्र जयपुर है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का, और गैर संचारी रोगों पर लगातार अनुसंधान किया जा रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो कहीं न कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, कृषि के क्षेत्र में हुआ, पशुपालन के क्षेत्र में हुआ, विज्ञान और तकनीक लगातार राजस्थान में कार्य कर रही हैं और राजस्थान को एक अग्रणी राज्य बनाने में सहयोग दे रही हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं शिक्षा व अनुसंधान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी शिक्षा में किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो राजस्थान ई ज्ञान पोर्टल को शुरू किया गया है।
राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की डिजिटल जानकारी राजस्थान ई ज्ञान पोर्टल पर उपलब्ध है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल क्लासरूम बनाए गए हैं जिसमें स्मार्ट टीवी और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। तो डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से स्मार्ट टीवी पर पढ़ाया जाता है और प्रोजेक्टर के माध्यम से जो शिक्षण प्रक्रिया है वो चलाई जा रही है डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉक स्वयं, यानी स्वयं एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर ओपन ऑनलाइन जो सामग्री उपलब्ध है, कोई भी छात्र उसको पढ़ सकता है। दीक्षा ऐप, शाला दर्पण, यानी शाला दर्पण के माध्यम से स्कूलों की और छात्रों की समस्त जानकारी उपलब्ध होती है। दीक्षा ऐप पर एकेडमिक क्लास की पूरी जानकारी उपलब्ध है, संपूर्ण सामग्री उपलब्ध है, बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो दीक्षा ऐप पर उपलब्ध हैं। केंद्रीय योजनाओं का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो स्वयं ऐप है, दीक्षा ऐप है, शाला दर्पण है, इन सभी केंद्रीय योजनाओं का राजस्थान में क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है और इससे शिक्षा के क्षेत्र में लगातार लाभ मिल रहा है, छात्रों को भी मिल रहा है, अभिभावकों को भी मिल रहा है और स्कूलों की जो कार्य प्रणाली है, किसी भी कार्य को बहुत तेजी से किया जा रहा है। आईआईटी जोधपुर, एमएनआईटी जयपुर ने उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थान और नवाचार के केंद्र राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। तो राजस्थान में आईआईटी जोधपुर स्थित है जहाँ पर एक उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजिकल शिक्षा जो है वो बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। एमएनआईटी जयपुर है जहाँ पर जो अच्छी शिक्षा है तकनीक से संबंधित छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सब शिक्षा संस्थान क्या है, राजस्थान में स्थापित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्टअप्स व नवाचार में विज्ञान का उपयोग। तो देखिए आई स्टार्ट राजस्थान पोर्टल राजस्थान में शुरू किया गया है। यह स्टार्टअप के लिए रैंकिंग, पोषण और प्रशिक्षण और फंडिंग देता है। किसी भी स्टार्टअप के लिए कि उसकी रैंकिंग क्या है, उसको किस तरह से क्या फंडिंग दी जानी चाहिए और यह स्टार्टअप किस तरह से राजस्थान में उपयोगी साबित होगा भविष्य में, तो उन सभी पर जो निगरानी रखता है, उन पर मॉनिटरिंग करता है, वो कौन करता है, आई स्टार्ट राजस्थान ऐप। चैलेंज फॉर चेंज, छात्रों और नवाचारकर्ताओं को प्रोत्साहन देता है। चैलेंज फॉर चेंज जो है वो स्टूडेंट्स को और जो भी नवाचार है, इनोवेशन करने का जो आइडिया जिनके दिमाग में आता है, उन सभी को क्या देता है, प्रोत्साहन देता है। राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव 2022 नवाचार केंद्र और हैकाथॉन और इंक्यूबेशन सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो देखिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो स्टार्टअप्स में किया जा रहा है। तो नई नई जो तकनीकें हैं विकसित हो रही हैं टेक्नोलॉजी की सहायता से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण एवं जलवायु में विज्ञान का क्या योगदान है। तो राजस्थान के पर्यावरण में और जलवायु में क्या योगदान दिया जा रहा है। तो देखिए काजरी जोधपुर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में। इसकी स्थापना 1957 में की गई है। राजस्थान की शुष्क क्षेत्र की वनस्पतियों, जल संरक्षण, बंजर भूमि सुधार पर अनुसंधान करती है। तो राजस्थान में जो काजरी जोधपुर है वो शुष्क क्षेत्र यानी कि पानी की कमी में उगने वाली कौन कौन सी वनस्पतियाँ उपयोगी हैं, उनको कैसे उगाया जाए और जल संरक्षण कैसे किया जाए और बंजर भूमि पर सुधार कैसे किया जाए, उन पर ये क्या करती है, अनुसंधान करती है, कार्य करती है। माउंट आबू और गुरु शिखर खगोल वेधशाला पीआरएल क्या, खगोल विज्ञान में प्रयोगशाला है और खगोल विज्ञान में शोध कार्य करती है। तो उससे राजस्थान जो है वो लाभान्वित होता है। और वातावरण की निगरानी हेतु जीआईएस और आरएस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली में पर्यावरण मानचित्रण का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण में और जीआईएस तकनीक की सहायता से और खगोल विज्ञान की सहायता से यह सूचना दी जाती है कि कब आंधी आएंगी, कब वर्षा होगी, कब जो राजस्थान में है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो मौसम विज्ञान संबंधी जानकारी भी इन सभी के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। काजरी कहाँ पर है, जोधपुर में है। NIIRNCD कहाँ पर है, जयपुर में है। IIT कहाँ पर है, जोधपुर में। MNIT कहाँ पर है, जयपुर में है। राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। और नाबी कृषि जैव तकनीक संस्थान कहाँ पर है, बीकानेर में। तो कृषि जैव तकनीक संस्थान जो है नाबी है वो कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
विज्ञान एवं तकनीक से जुड़ी चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइस का होना ज़रूरी है, तभी हम अब तो देखिए सामान्यतः सभी लोगों के पास मोबाइल आ गया है, तो उस मोबाइल की सहायता से सभी लोगों के पास सूचना पहुँच जाती है, चाहे वो सरकार सूचना देना चाह रही हो किसी भी तरह की, मौसम संबंधी सूचनाएँ हैं या कोई कार्यक्रम है, कोई योजना है, तो उन सभी सूचनाएँ पहुँच जाती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइस होना ज़रूरी है। तकनीकी साक्षरता की कमी है। अभी देखिए जो आम जन है, उसमें तकनीकी साक्षरता की कमी है, तो उसके कारण जो कुछ तकनीकी बाधाएँ हैं वो आ रही हैं। स्थानीय स्तर पर अनुसंधान की धीमी गति है, तो अनुसंधान की जो धीमी गति है उसके कारण भी बाधाएँ आ रही हैं और युवाओं में नवाचार की कमी है और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तो युवाओं को नवाचार के लिए प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है, तभी हम तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं और तकनीक का उचित उपयोग करते हुए हम तकनीक के माध्यम से राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी योजना ई गवर्नेंस से संबंधित है? पहला ऑप्शन है ई मित्र, दूसरा ऑप्शन है राजनिधि, तीसरा है शाला दर्शन और चौथा है सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और इसी तरह से राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो अन्य क्लास हैं उनको ज़रूर देखें। पूरा एक सिलेबस विद आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेज आपको अपलोड कर दी गई हैं, तो आप उन लगातार क्लासेस को देख के लाभान्वित हो सकते हैं और जितनी भी जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और विज्ञान से संबंधित जो भी नई-नई तकनीकें हैं, उनके बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।